हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ जो कि एनसीएल के रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे भर्तियाँ आई आई हुई थी एचएमएम ऑपरेटर से रिलेटेड, जो कि मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, लेकिन वो भर्ती जो है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए थी। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि वो 12 अक्टूबर 2020 को जो है कि कोल इंडिया ने एक आदेश जारी किया था ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। उसमें जो है कि कहा गया था कि जो कर्मचारी जो है कि रिटायर हुए हैं उनको जो है सुपर एनुएटेड नाम दिया गया था। उनके नाम से जो है कि यहाँ पे भर्ती जारी हो एनसीएल में, या फिर उसके अलावा जो कोल इंडिया के अन्य और सब्सिडरीज हैं वहाँ पे भी जो है कि ऐसी प्रक्रिया लागू है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को जो है कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, कम से कम 1 साल के लिए। तो ये भर्ती दोस्तों 1 साल के लिए संविदा बेसिस पे थी। बाकी दोस्तों, आज मेरे जो है इस टॉपिक का जो है कि मेन जो बातें कहने की हैं वो क्या है, यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल में दिखाया गया है आप लोगों को कि अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात की जाएगी कि एनसीएल में अपकमिंग वैकेंसी क्या जो है कि संभावना है उसकी आने की, कब तक, और लगभग कितनी पोस्टें आ सकती हैं। अभी जो है कि हाल ही में एक न्यूज़ लेटर में अपडेट जारी हुआ है, उस पर जो है कि हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम लोगों को जानने को मिलेंगी और एक सटीक आंकड़ा हम लोग लगा पाएंगे कि भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है तो कितनी पोस्टें आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें जो है कि बिल्कुल यहाँ पे आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तो लाता ही हूँ, साथ ही में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के जो भी मेरे से हो सकता है उससे उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है कि टॉपिक में क्या है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो भर्ती आई है उसको लेकर के। ये भर्ती जो आई थी जो कि सुपर एनुएटेड एचएमएम ऑपरेटर से रिलेटेड थी, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये एनसीएल हेडक्वार्टर पीडी रिक्रूटमेंट 2022-44 के नाम से आई थी 16 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये सुपर इन फ्राम एलिजिबल सुपर इन्वेटेड एचएमएम ऑपरेटर के लिए आया था। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये सीआईएल का जो नोटिस आया था 12 अक्टूबर 2020 को, उसके गाइडलाइन के थ्रू ये भर्ती जारी की गई है 1 साल के लिए। बाकी इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या जो है कि इससे हम लोग क्या संभावनाएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम लोग देखेंगे कि इसमें ड्रैग लाइन ऑपरेटर की 19 पोस्टें थी, डोजर की 16 थी, ग्रेडर की 7 थी, और सरफेस माइनर की 27 थी, डंपर ऑपरेटर की 184 थी, और साविल ऑपरेटर की 19 थी, पे लोडर की 9 थी, और क्रेन ऑपरेटर की 26 थी। यानी दोस्तों टोटल पोस्टें मिला लिया जाए तो टोटल यहाँ पे 307 पोस्टें थी, डंपर ऑपरेटर की 184, तो 307 पोस्टें आई हुई हैं। और ये जो है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग डेट, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के एनालिसिस से रिलेटेड। क्लोजिंग डेट देख लेते हैं हम लोग, 31 जनवरी 2022 दिया गया है। हालांकि आज हम लोग जानते हैं कि 25 जनवरी हो चुका है। तो दोस्तों ये भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये फरवरी के लास्ट तक लगभग अगले 1 महीने में पूरी तरह से जहाँ तक आशा है पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज जो मैन पावर बजट तैयार होता है, क्योंकि मार्च महीना पास में आने वाला है, तो मार्च महीना पास में आने वाला है तो मैन पावर बजट जो जितने जितने पोस्टें हैं, जैसे मान के चलिए हम लोगों का जो पोस्ट है अदर पोस्ट सबके नाम से वो रिकॉर्ड फाइल वहाँ पे जाती है कि इनका एम्प्लॉय कोड इतना है, इस प्रोजेक्ट में जो है कि ये इस पद पे कार्यरत है। यानी कि अलग अलग सेक्शन वाइज वहाँ पे मैन पावर बजट तैयार होके जाता है। इससे क्या होता है कि मार्च के बाद जो नया सेशन शुरू होगा, जैसे 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर हमारा रहेगा मार्च के बाद से, उसमें जो है कि कितने टोटल मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसके रिगार्डिंग जो है कि कंपनी ने यहाँ पे आदेश भी दे दिया है।
मैन पावर बजट तैयार करने को तैयार भी हो रहा है परियोजना वाइज, और हमें लग रहा है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के लास्ट तक पूरी जो है बजट जो है कि हेडक्वार्टर पे पहुंचा दी जाएगी। ये दोस्तों इंटरनल जानकारी है, शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब रही चीज़ें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है भर्ती की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 307 पोस्टें आई हुई हैं ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं, क्योंकि अभी पेपर का एक कटिंग आया है, मैं आप लोगों को बता दूं, फिर इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, या फिर इसको जब ओपन किए हैं तो कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 307 पोस्टें हैं, और इसमें एलिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे तो एलिजिबिलिटी ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन, ठीक है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन और प्लस आईटीआई भी होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फीटर ट्रेड, वो वैलिड एनसीबीटी या एससीबीटी, ठीक है दोस्तों, और उसके साथ हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। यानी यहाँ पे ड्रैग लाइन ऑपरेटर में जो भी एम्प्लॉय जो है 60 साल के बाद रिटायरमेंट हुए हैं, अगर उनका फिजिकल अटेंडेंस अच्छा है, उनका जो है कि कोई मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा नहीं है, और लास्ट के मतलब लास्ट के 3 इयर्स में जो भी उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, और इंसेंटिव जो 180 डेज़ का या ऐसा कुछ है उसमें अगर उनका इंसेंटिव अगर अच्छा बना है, तो ये सब चीज़ें मिलाई जा रही हैं। इसके अलावा ये जो योग्यता है दोस्तों, ये जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे ड्रैग लाइन ऑपरेटर में जितने भी पुराने कर्मचारी थे, या तो उसमें से 50% या तो प्रमोशन बेस्ड पे आए थे, वो ट्रक चलाते हुए डंपर ऑपरेटर बने, या जनरल मजदूर से डंपर ऑपरेटर बने, डोजर ग्रेडर होते हुए, सावेल ऑपरेटर होते हुए प्रमोट करके ये क्या बने, ट्रैक लाइन ऑपरेटर। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो 19 पोस्टें हैं वो उसके लिए जो है कि यहाँ पे उनको जो है कि एम्प्लॉयज़ जो है कि 19 मिलेंगे। ये तो रहा पहला फैक्ट कि जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे भी ड्रैग लाइन ऑपरेटर इनको मिलने मुश्किल है 19 पोस्टों के लिए। अब दूसरी बात रही, जो यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करने पे पता चला है, उनकी मानसिकता का भी पता चला है। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि 60 साल जिस गर्व से, सम्मान से वो ड्यूटी करके गए हैं रेगुलर पोस्ट पे, उसके बाद उनको अगर संविदा के आधार पे 1 साल के लिए बुलाया जाए, तो अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं तो अपने साथियों के बीच में वो उतने फुल कॉन्फिडेंशियल नहीं होंगे जितने कि पहले कॉन्फिडेंस के साथ वो ड्यूटी किए हैं। यहाँ पे दोस्तों इंसेंटिव स्कीम चलता है, ओवर टाइम स्कीम चलता है, तो इस कंडीशन में क्या है, वो जो है कि अपने आप को गिल्टी फील करेंगे, या हो सकता है कि उनके साथी या कोई एम्प्लॉय लोग जो है कि बहुत अच्छा ना फील करें। तो इन सब चीज़ों से, हेजिटेशन से बचने के लिए बहुत सारे जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है कि यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आना चाहेंगे, फिर से 1 साल के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये फैक्ट सिर्फ ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए नहीं है, ये बाकी के जो 7 पोस्ट और हैं, यानी टोटल जो 8 पोस्ट हैं, ये सभी के लिए वेरी करता है दोस्तों। और ये सभी 8 पोस्टों के लिए सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं इस तरह की भावना को अपने मन में ज़रूर लिए रहेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी में, तो वो जानते हैं कि हम जो है कि फिर से इतने सम्मान के साथ यहाँ पे रिटायर हुए हैं और फिर से जाके ज्वाइन करें, तो हमारे को एम्प्लॉयज़ के बीच में हमारे क्या जो है कि उनके मतलब माइंड में क्या मेंटेलिटी चलेगी, ये जो है कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत सारे और कुछ लोगों की जो है कि हेल्थ इशू है, या फिर जो है कि उनके घर पे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हों कि हो सकता है फिर से रिवर्स ना पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का सब मिला जुला के यही है, ये जो 307 पोस्टें हैं दोस्तों, 307 पोस्टें में मान के चलेंगे कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो यहाँ पे 40 से 50%, मैक्सिमम 40 से 50% सीटें फुल होने की संभावना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल संभावना नहीं है। और जो कि हमारे लिए ये सीटें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, मैं आपको अभी अगले नोटिस में दिखाऊंगा कि क्यों मायने रखती हैं। तो दोस्तों चलिए अगले नोटिस में चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या सूचनाएं हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है कि एक अच्छा न्यूज़ लेटर आया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे
इस न्यूज़ लेटर में बहुत सारी चीज़ें जो है कि विस्तार से समझाई गई हैं, जो कि एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 जुलाई, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको, 1 जुलाई 2010 से 1 जुलाई 2021 के बीच कोल इंडिया के मैन पावर में 1,45,728 की आई है कमी। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो 2010 से पहले की मैन पावर था और 2010 से 11 साल के बीच का जो ये कैलकुलेशन निकल के आया है, अप्रॉक्स 1.5 लाख यहाँ पे एम्प्लॉइयों की कमी हुई है, जो कि कोल इंडिया के अगर देखा जाए चेयरमैन साहब के अनुसार तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं। हम लोगों के लिए क्या है, अगर बेरोज़गार देखा जाए, बेरोज़गार जो एम्प्लॉई हैं, बेरोज़गार जो युवक हैं हमारे, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो दुख भरी बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि इस न्यूज़ का जो है कि टोटल क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोगों के भर्तियों पे, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको, आप लोग देखिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोयले की कमर्शियल माइनिंग शुरू होने तक कोल इंडिया का मैन पावर घटकर 2 लाख से नीचे आ जाएगा। 1 जुलाई 2010 से 1 जुलाई 2021 के बीच कोल इंडिया के मैन पावर में 1,45,000 की कमी आई है। हर साल 13,000 से अधिक कोयला कर्मी कम हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 13,000 जो है कोयला कर्मी एवरेज के हिसाब से कम हो रही हैं, और प्रेजेंट में जो है कि कोल इंडिया में मैन पावर की संख्या 2,49,000 के समथिंग है, यानी 2.5 लाख मान के चलिए, तो 2,49,000 के समथिंग इस समय मैन पावर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या वर्तमान जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे किसी का नाम लेना उचित नहीं है, जो वर्तमान सरकार है हमारी, वो क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका शुरू से ही यही दौर रहा है कि जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां हैं उनको जो है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसी के वजह से यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग खोली गई थी, और यहाँ पे 26 देख सकते हैं हम लोग, आपको दिखाता हूँ मैं। और मालूम हो कि अब तक, ये देखिए दोस्तों, मालूम हो कि अब तक कमर्शियल माइनिंग के लिए 26 कोल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, और 99 और कोल ब्लॉक जो है हमारे ऑक्शन सूची में है। ठीक है दोस्तों, तो बेचने की सूची में 26 की तो हो चुकी है कमर्शियल माइनिंग की। ये माइनिंग जो खदानें हैं, ये कोल इंडिया की अलग खदानें हैं 26, ये जो है कि नीलामी इनकी हो चुकी है, अलग अलग बड़ी कंपनियों ने लिया है, और 99 कोल ब्लॉक जो हैं, खदान हैं कोयले के, वो और ऑक्शन की सूची में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है कि जल्द ही ऑक्शन कर लिया जाएगा इनका प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, जो कि कोल इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हम लोग जानते हैं कि जो कमर्शियल माइनिंग की नीलामी हो चुकी है, वो खुले मार्केट में अपने जो है कि कोयले को बेच सकती हैं। इससे क्या है कि कोल इंडिया पे दबाव पड़ेगा, तो कोल इंडिया जो है कि कास्ट, क्योंकि उनके कोयले सस्ते होंगे, कोल इंडिया के महंगे होंगे, उसके वजह से क्या है, कोल इंडिया यहाँ पे हम लोगों का मेन मोटो ये है इस न्यूज़ लेटर को पढ़ने का, कि कोल इंडिया के मैन पावर की वजह से इसके कास्ट, कोयले के कास्ट में कमी उतनी ज़्यादा आएगी नहीं। अब कोल इंडिया की मानसिकता ये है फ्रेंड्स, कि कोल इंडिया सोच रही है कि कैसे मैन पावर को कम से कम किया जाए, जिससे कि कोल इंडिया के कोयले के कास्ट पे जो है कि थोड़ी कमी लाई जा सके, जिससे कि वो कंपटीशन में शामिल हो सके। यानी यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे क्या हो रहा है दोस्तों, सीधे सीधे तौर पे मैन पावर को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं, 2010, 11, 12, 13, 14 के डिटेल में दिए हुए हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। बाकी प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन कोल इंडिया के जो हैं माननीय चेयरमैन जी, उनका हम लोग यहाँ पे वक्तव्य सुनते हैं, क्या वो जो है कि कमेंट किए हैं, अपने अभिभाषण दिए हैं। तो हम देख सकते हैं कमर्शियल माइनिंग चुनौती के लिए कोल इंडिया तैयार है। कोयले की मांग इतनी है कि जितना कोयला उत्पादन होगा उससे ज़्यादा ही मांग रहेगी। कमर्शियल माइनिंग के लिए आवंटित किए जा रहे कोल ब्लॉक के मुकाबले कोल इंडिया के पास अच्छे कोल ब्लॉक हैं। मैन पावर को लेकर भी बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक माइनिंग की शुरुआत होगी, कोल इंडिया के मैन पावर में कमी हो जाएगी। कोल इंडिया में भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नियंत्रण में होगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रमोद अग्रवाल जी हैं, माननीय प्रमोद अग्रवाल जी कोल इंडिया के चेयरमैन हैं, उनका कहना ये है कि 2-3 साल बाद जब कमर्शियल माइनिंग की स्टार्टिंग होगी, तब तक जो है कोल इंडिया में मैन पावरों की और कमी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है
कि जितने लोग एवरेज रिटायर हो रहे हैं उसके 30 से 35% नए रोज़गार ही मिल पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिटायर होने वालों की संख्या 3 गुना ज़्यादा है और उस रिटायर होने वालों की 1/3 संख्या जो है कि भर्ती होने वालों की है। तो इससे क्या है कि मैन पावर कंटिन्यूअस कम हो रहा है। और दोस्तों इसमें ये भी दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये भी दिया गया है कि जो ये एनसीएल और उससे अदर सब्सिडरीज से जो है कि मैन पावर जो है कि ट्रांसफ़र किया जाता था इधर, इसमें जो है कि अभी भी ये बाद में भी होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ज़रूरत के अनुसार उन असंख्य कंपनियों से स्थानांतरित किया जा रहा है जहाँ मैन पावर कम है। मसलन बीसीसीएल से सैकड़ों कोयला कर्मियों को एनसीएल में स्थानांतरित किया गया है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाला है। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए। बीसीसीएल से जो पिछले अभी साल में जब से हम लोग भी हैं यहाँ पे देखे हैं, सैकड़ों लोग जो है कि टेक्नीशियन और ऑपरेटर के पोस्ट पे यहाँ पे आए। कुछ ओवरमैन भी जो है कि अदर सब्सिडरी से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे एनसीएल के प्रोजेक्टों में आए हैं, जिनको क्वार्टर अलॉटमेंट वगैरह सारा कुछ कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, खासकर छत्तीसगढ़ वगैरह से लोग ज़्यादा आए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आगे भी ये चीज़ें जारी रहेंगी। तो इसमें क्या करेगा दोस्तों, जो सब्सिडरीज़ घाटे में हैं वहाँ के एम्प्लॉई को कोशिश करेगा कि जो कंपनी प्रॉफिट में है और वहाँ ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पे जो है कि एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र किया जाए और मैन पावर को मैनेज किया जाए। इसके बाद जो मैन पावर फिर भी घटता है तो फिर भर्तियां की जाएंगी। तो इससे दोस्तों साफ आंकड़ा लगता है कि ये जो 2022 में एनसीएल में भर्ती आने वाली है, ये आएगी तो ज़रूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोस्टों की आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 307 पोस्टें जो आई हुई हैं, हम लोग यही आशा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये पोस्टें कम से कम भरी जाएं, क्योंकि ये 307 पोस्टों की मैन पावर की जो कमी है वो एनसीएल में नितांत आवश्यकता है और इसको एनसीएल ज़रूर भरना चाहेगा। तो ये और प्लस जो मैन पावर बजट तैयार हो रहा है 2022-23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो और इसमें से जो कुछ पोस्ट बचेंगे इनको ऐड करके भर्ती देखने को हमें ज़रूर मिलेगी फरवरी लास्ट की में या फिर फरवरी के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यही एनालिसिस लेके आया था कि बहुत ज़्यादा मैन पावर की भर्ती नहीं आने वाली है। कोशिश करेंगे कि 307 में से अगर इनको जितने कम से कम लोग मिले तो ही अच्छा है बेरोज़गार युवाओं के लिहाज से, क्योंकि बेरोज़गार युवाओं को उतने ही ज़्यादा पोस्टों का लाभ मिलने वाला है यहाँ पे दोस्तों। तो ये सभी सूचनाएं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी 28 नवंबर को एनसीएल का स्थापना हुआ था, तो उसमें जो है कि माननीय सीएमडी साहब जो पीके सिन्हा साहब जो थे वो रिटायर हो चुके हैं फ़िलहाल। तो उन्होंने कोई भी हर वर्ष जब भी जो है कि स्थापना वर्ष रहा है या ऐसा कुछ विशेष जो है कि उपलब्धि, जो भर्ती पिछली बार 1059 पोस्टों की टोटल हुई थी, उसमें उसके पहले जो है कि स्थापना वर्ष में उसका जिक्र किया गया था कि आगामी वर्षों में जो है कि इतनी पोस्टों की भर्तियां की जाएंगी। तो इस बार के स्थापना वर्ष में इसका जो है पीके सिन्हा साहब के द्वारा बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि भर्तियां तो होंगी, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे नहीं आने वाली हैं। कुछ लोग बोल रहे थे 1500 प्लस पोस्टें आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अपना पैरामेडिकल स्टाफ, एचएमएम और ये ओवरमैन और माइनिंग सरदार ये सब मिला के अप्रॉक्स जो है 1000 के समथिंग पोस्टें आ जाएं, वही बहुत हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब सूचनाएं जो है कि मिली होंगी, आप लोग कुछ इससे बहुत कुछ समझने की कोशिश किए होंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बाकी जो है कि अब रखते हैं। थैंक्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, ओके।